एपिसोड की शुरुआत गाबीमारू के एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें दिखाया जाता है कि गाबीमारू के गुरु और वह गांव के मुखिया थे। वह देखने में बहुत ही विकृत थे और कई लोग उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। उनके सिर और पूरे शरीर पर तलवार और तीर के घाव थे, लेकिन वह मर नहीं रहे थे। उन्हें किसी भी तरह से इंसान नहीं माना जा सकता था। हालांकि उन्होंने अपने शरीर में एक प्रकार की दवा रखी थी जिसके कारण उन्हें किसी भी चोट से मृत्यु नहीं हो रही थी। तुरंत ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम गाबीमारू और सागिरी को एक अज्ञात द्वीप पर उतरते हुए देखते हैं। गाबीमारू सागिरी से पूछता है, क्या तुम्हें आश्चर्य हुआ जो तुम्हारे चेहरे से पता चलता है? सागिरी कुछ नहीं कहती और चुपचाप खड़ी रहती है। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगते हैं और जंगल के माहौल को देखकर वे मुग्ध हो जाते हैं, चारों ओर फूल ही फूल। तभी सागिरी कहती है, अलेक्स या अमरता अगर कहीं मिल सकती है तो यहीं होनी चाहिए। गाबीमारू कहता है, ये स्वाभाविक है और तुम सावधान रहना, ये बहुत खतरनाक जगह है। ये कहकर गाबीमारू अपने हाथों के बंधन को तोड़ देता है। ये देखकर सागिरी गाबीमारू को अपने हाथ बांधने के लिए कहती है। गाबीमारू कहता है, यह क्या है? सागिरी कहती है, यही शकुन का आदेश है। मुझे यहाँ तुम्हारे जैसे अपराधियों पर नज़र रखने के लिए या तुम्हारी बात सुनने के लिए भेजा गया है। तो मैं जो कह रही हूँ तुम वह करो और अपने हाथ बांधो। इस पर गाबीमारू थोड़ा आपत्ति जताता है तो सागिरी अपनी तलवार गाबीमारू के गले के पास पकड़ लेती है। हालांकि गाबीमारू को कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि गाबीमारू के लिए ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद सागिरी कहती है, तुम वह करो जो मैंने तुम्हें कहा है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। ये सुनकर गाबीमारू अपने हाथ बांधने के लिए राजी हो जाता है और जैसे ही सागिरी उसके हाथ बांधने की कोशिश करती है, गाबीमारू पर हमला हो जाता है और वह छिटक कर गिर जाता है। हमला किसी और अपराधी ने किया जिसके साथ उसका जल्लाद भी वहीं मौजूद था। इसके बाद गाबीमारू उठ खड़ा होता है और कहता है, तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। सागिरी गाबीमारू से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? गाबीमारू उत्तर देता है, हाँ, मुझे क्या होगा? तुम उसकी तरफ देखो। सागिरी अपराधी की ओर देखकर कहने लगती है कि वह अपराधी कितना भयानक था। ये सुनकर गाबीमारू कहता है, मैंने उसके हाथ देखने को कहा था, उसके हाथ बंधे हुए नहीं हैं। इसके बाद सागिरी किशोटोनो से पूछती है, तुम्हारे साथ मौजूद अपराधी के हाथ खुले क्यों हैं? ये सुनकर किशोटोनो कहता है, जब हम इस द्वीप से लौटेंगे तब तुम ये शिकायत शकुन से करना। इसके बाद किशोटोनो के प्रभारी वह अपराधी बोल उठता है, तुम लोग मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? और वह गाबीमारू को मारने की धमकी देता है और अपने पास मौजूद कुछ हथियार उन्हें दिखाता है। ये सुनकर गाबीमारू कहता है, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम वह करो। वह अपराधी अपने हथियारों में से एक हथियार उठाता है और कहता है, ये कितना सुंदर है ना? क्या तुम इसे महसूस करना चाहोगे? इसके बाद वह अपराधी उस हथियार को हाथ में लेकर गाबीमारू को मारने के लिए रवाना होता है और ठीक जब गाबीमारू फाइट के लिए तैयारी कर रहा था तभी सागिरी आकर उसके हाथ बांधने की बात कहती है। हालांकि जो भी कहो, ये सीन मुझे सच में बहुत मज़ेदार लगा और मैंने बहुत आनंद भी लिया। इसके बाद जैसे ही अपराधी गाबीमारू के सिर पर वार करता है, गाबीमारू अपने हाथ बांधने में व्यस्त रहता है। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता कि किसी ने उसे मारा है। अपराधी गाबीमारू के सिर पर वार करता है, अपराधी का आंसू टूट जाता है, लेकिन दूसरी ओर गाबीमारू अपने हाथ बांधने में व्यस्त है। लोहे की जंजीरों से बंधे एक विशाल गेंद से हमला किया जाता है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि वह अपने हाथ बांधने में व्यस्त है। अपराधी अपने पास मौजूद सारे हथियार एक ही बार में फेंक देता है, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद अपराधी जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और गाबीमारू के हाथ बंध भी चुके होते हैं। ठीक इसी तरह हाथ बंधवाते बंधवाते वह उस अपराधी को युद्ध में हरा देता है। किशोटोनो उस अपराधी का गला काटकर हत्या कर देता है क्योंकि वह युद्ध में हार गया था। इसके बाद सागिरी किशोटोनो से कहती है, तुम सावधानी से लौट जाना। किशोटोनो कहता है, यहाँ तुम अपनी चिंता करो, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इतनी जल्दी लौट रहा हूँ। यहाँ अज्ञात खतरे हैं, इसलिए तुम जल्दी से अलेक्सा लेकर लौट आओ। हम देखते हैं कि रुकुरोटा नामक वह भयानक अपराधी अपने साथ मौजूद जल्लाद को मारकर खा जाता है। ठीक इसी तरह और भी घटनाएं घटी हैं, जैसे कहीं अपराधी और जल्लाद मिलकर वहां के राक्षसों को हरा देते हैं तो कहीं जल्लाद अपने साथ मौजूद अपराधी की हत्या कर देता है। इसके बाद सीन बदलता है, हम गाबीमारू और सागिरी को देखते हैं, जहां सागिरी मन ही मन कहती है, हालांकि हमने पूरा एक दिन साथ बिताया फिर भी मैं गाबीमारू का असली इरादा नहीं समझ पाए। इसके बाद सागिरी कहती है, तो इसके बाद हम किस दिशा में जाएंगे? पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। हम देखते हैं कि गाबीमारू सागिरी पर हमला कर रहा है और सागिरी गाबीमारू से पूछती है, तुम ये क्यों कर रहे हो? गाबीमारू कहता है, मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव कराए बिना जल्दी से मारना चाहता हूँ। अगर तुम रोक सको तो मुझे रोको।
यहाँ गाबीमारू अपना उदार रवैया दिखाता है, क्योंकि ये दृश्य देखने के बाद मुझे लगता है कि गाबीमारू यही चाहता था कि सागिरी उसे मार दे और सागिरी यहाँ से बचकर लौट जाए। ये सुनकर सागिरी मन ही मन कहती है, मैं अभी भी उसका असली इरादा नहीं समझ पाई हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हम गाबीमारू का अतीत देखते हैं, जहाँ गाबीमारू के गुरु को दिखाया गया है और उनकी गोद में वह छोटा गाबीमारू था। उनके सामने 2 लाशें थीं और वह कह रहे थे, देखो, अच्छी तरह से देखो। तब गाबीमारू बड़ी बड़ी आंखों से लाशों की ओर देख रहा था। गांव का मुखिया या गाबीमारू का गुरु, जो भी हम कहें, वह कह रहा था, देखो, यही है मनुष्य की कमजोरी। भावनाएं मनुष्य को कमजोर करती हैं और कमजोरी उसे हरा देती है। यदि तुम कमजोर हो, यदि तुम्हारे अंदर भावनाएं काम करती हैं, तो तुम कभी किसी को नहीं बचा पाओगे, उस व्यक्ति को भी नहीं जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सीन बदलता है और वास्तविकता में आ जाता है, जहां हम गाबीमारू और सागिरी को लड़ते हुए देखते हैं। अचानक सागिरी बोल उठती है, यदि तुम अपने मॉनिटर को मारते हो तो ये कानून के विरुद्ध होगा। गाबीमारू ये सुनकर कहता है, ये तुम्हारे दोस्तों ने कहा है, मैंने नहीं। हालांकि गाबीमारू ये भी कहता है कि वह अलेक्सा लेना चाहता है, वह भी सबसे पहले। सागिरी पूछती है, क्या तुम मुझे इसीलिए मारोगे? गाबीमारू कहता है, कभी कभी कोई और रास्ता नहीं होता, सॉरी, लेकिन तुम्हें मरना होगा। ये कहकर वे फिर से युद्ध शुरू कर देते हैं। इसके बाद सागिरी भी गाबीमारू को मारना चाहती थी, लेकिन वह गाबीमारू की ओर देखकर उसे मार नहीं पा रही थी। दूसरी ओर गाबीमारू भी सागिरी को मारना चाहता है, लेकिन वह मार नहीं पा रहा था। मतलब यहाँ कुल मिलाकर यह है कि दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन कोई भी किसी को मार नहीं पा रहा था, किसी अज्ञात कारण से। अचानक गाबीमारू को अपनी पत्नी की वह बात याद आ जाती है जो उसने कही थी, तुम बिना किसी कारण के किसी को क्यों मारोगे? अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के प्रति थोड़ी भी भावना है तो तुम उसे क्यों मारोगे? क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी मानवता है। और हमें ये भी पता चलता है कि गाबीमारू अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था। एक बार एक मिशन पर जाकर उसने ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर उनमें से कोई बच गया तो वह गाबीमारू और उसकी पत्नी की हत्या कर देगा। इसके बाद सीन बदलता है, हम गाबीमारू और सागिरी को लड़ते हुए देखते हैं। गाबीमारू को अचानक अपने गुरु की वह बात याद आ जाती है कि भावनाएं मनुष्य को कमजोर कर देती हैं, और यह बात याद आते ही गाबीमारू अपनी तलवार से सागिरी की तलवार के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर सागिरी हैरान हो जाती है। लेकिन सागिरी अभी भी हारी नहीं है, वह तलवार छोड़कर तलवार के म्यान से युद्ध करना शुरू कर देती है। इसके बाद गाबीमारू कहता है, मैं जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी। मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचेंगे या कहेंगे, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर तुम मर जाओगी तो मुझे दुख होगा, तो जल्दी मर जाओ। सागिरी थोड़ा मुस्कुराकर कहती है, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन मैं तो जानती थी कि तुम्हारे अंदर कोई भावना ही नहीं है। गाबीमारू कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? इसके बाद ही हम गाबीमारू का वह राक्षसी दृश्य, राक्षसी चेहरा देखते हैं। वह सागिरी को मारने के लिए तैयार है और गाबीमारू मन ही मन कहता रहता है, मैंने इस तरह 1000 लोगों को मारा है, तो एक और को मारने से क्या होगा? मैंने इसी तरह सारा जीवन जिया है। यदि तुम कमजोर हो तो तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। यहाँ भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है, चुपचाप मर जाओ। सागिरी तब महसूस करती है कि कोई और रास्ता नहीं है। गाबीमारू सच में बहुत शक्तिशाली है और वह मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक कुछ अलौकिक घट जाता है। हम देखते हैं कि गाबीमारू की पत्नी गाबीमारू का हाथ पकड़े हुए है, जो कि एक कल्पना थी। गाबीमारू उसे मार नहीं पा रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर भारी हो गया है। वह सोच रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सागिरी मन ही मन सोचने लगती है, जब से मैंने उसे देखा है तब से ऐसा लग रहा है कि वह कुछ छुपा रहा है। ऐसा लगा था कि उसके अंदर कोई भावना नहीं है, जो वह बचपन से कहता आ रहा है, लेकिन असल में वह वैसा नहीं है। और तब वह समझ जाती है कि गाबीमारू के अंदर भावनाएं हैं, वह भी और 5 लोगों की तरह एक इंसान है। लोग उसे जो कहते हैं वह सच नहीं है। गाबीमारू को देखकर सागिरी को लगता है कि वह अपनी ही परछाई को देख रही है। और तब गाबीमारू रो पड़ता है और कहता है, क्या मैं सच में कमजोर हो गया हूँ? क्या मैं अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? सागिरी कहती है, नहीं, ये सच नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं तुम्हें अभी मार देती, लेकिन अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो और खुद पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहकर वह देखना चाहती हूँ। दरअसल गाबीमारू और उसकी पत्नी के प्रति उसका प्यार देखकर सागिरी ने ये बातें कही थीं, क्योंकि वह समझ गई थी कि गाबीमारू अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। इसके बाद हम उस मास्टर तलवारबाज को देखते हैं जिसका नाम तामिया गांथे सुसाई था, और उसके साथ उसके जल्लाद को। तामिया के हाथ पर एक तितली बैठती है और वह तितली उसे डंक मारती है, जिसे देखकर तामिया को खतरे की याद आ जाती है।
वह तुरंत अपना बायां हाथ काटकर अलग कर देता है और साथ ही उस तितली को भी मार देता है। वह देखता है कि उस तितली का आकार कुछ हद तक मनुष्य जैसा है और उसके कटे हुए हाथ पर फूल खिल गए हैं, जिसे देखकर उसके साथ मौजूद जल्लाद हैरान हो जाता है। इसके बाद उनके सामने कुछ राक्षस आ जाते हैं। ठीक उसी तरह गाबीमारू के सामने भी एक राक्षस आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर सागिरी विश्वास नहीं कर पा रही थी और गाबीमारू उसे पीछे रहने के लिए कहता है। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इसका अगला भाग बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। यदि आप इसका अगला भाग मिस नहीं करना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।